हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है बादल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बादल जल शिखरों तथा हिम शिखरों का बड़े पैमाने पर समूह होता है। यह कुहरे की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। जब धरातल पर ऊपर उड़ती गर्म एवं आर्द्र हवा की एडियाबेटिक ताप पतन दर आसपास की वायु के ताप पतन दर से कम हो तो वायु अस्थिर होकर निरंतर ऊपर उठकर ठंडी हो जाती है तथा ओसांग के बाद संघनन प्रारंभ हो जाता है। जब संघनन हिमांक के ऊपर संपन्न होता है तो जल शिखरों का अथवा हिम शिखरों का निर्माण होता है। इनका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अधिक मात्रा में हो जाने पर इनका समूह बादल की रचना करता है। बादलों के वर्गीकरण में इनके सामान्य आकृति, ऊर्ध्वाधर विस्तार तथा ऊंचाई को प्रमुख आधार बनाया जाता है। पहला है पश्चात बादल। पश्चात बादल सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। याद रखिएगा, ये बादल प्रायः छिद्राय रूप में रेशम के सदृश दिखते हैं क्योंकि इनका निर्माण छोटे छोटे हिमकणों के द्वारा होता है जिनसे होकर सूर्य की किरणें गुजरती हैं, जिस कारण इनका रंग श्वेत हो जाता है। चक्रवातों के आगमन के पहले आकाश में पश्चात मेघ दिखने लगते हैं। दूसरा है पश्चात स्तरीय बादल। ये बादल मुख्यतः 1800 फीट से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इनके आने पर सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल बन जाते हैं जो कि चक्रवात के आगमन की सूचना देते हैं। तीसरा है पश्चात कपासी बादल। ये बादल सफेद तथा छोटे छोटे गोलाकार रूपों में पाए जाते हैं। चौथा है उच्च स्तरीय बादल। आकाश में लगातार रूप में फैले नीले अथवा भूरे रंग की पतली चादर वाले बादलों को उच्च स्तरीय बादल कहते हैं। इनसे विस्तृत एवं लगातार वर्षा होती है। पांचवा है उच्च कपासी बादल। ये पश्चात कपासी बादलों के भांति कम ऊंचाई पर पाया जाता है। इसके बाद छठा है स्तरीय कपासी बादल। ये बादल हल्के भूरे रंग के बड़े बड़े गोलाकार चकत्तों के रूप में पाए जाते हैं। सातवां है स्तरीय बादल। ये बादल कुहरे के समान होते हैं। इनका निर्माण दो विपरीत स्वभाव वाली हवाओं के मिलने से प्रायः शीतोष्ण कटिबंध में सर्दियों में होता है। याद रखिएगा। इसके बाद आठवां है वर्षा स्तरीय बादल। ये बादल धरातल के अधिक नजदीक पाए जाते हैं। काले रंग के ये घने बादल किसी भी आकार के हो सकते हैं। इनकी सघनता के कारण अंधकार छा जाता है और वर्षा अत्यधिक होती है। इन सभी बादलों के बारे में आप याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद 9वें नंबर पर है कपासी बादल। ये बादल अधिक घने तथा विस्तृत होते हैं, प्रायः लंबे रूप में होते हैं, जिनका ऊपरी भाग गुंबदाकार या गोभी के फूल के समान होता है। इनसे प्रायः साफ मौसम का आभास होता है। 10वां है कपासी वर्षा बादल। ये बादल अत्यधिक विस्तृत तथा गहरे बादल होते हैं। इनके साथ वर्षा, ओला तथा त्वरित झंझा की अधिक संभावना होती है। देखिए, मेघ गर्जन क्या है? मेघ गर्जन त्वरित झंझा की एक प्रक्रिया है। वास्तव में त्वरित झंझा स्थानीय तूफान होते हैं जिनमें ऊपर की ओर हवाएं तीव्र गति से चलती है। बिजली की चमक और मेघ गर्जन के साथ घनघोर जल वर्षा संघनन के पश्चात होती है। मेघ गर्जन के पूर्व बिजली की चमक होती है, जिस कारण तापक्रम अचानक बढ़ जाता है और वायु तीव्रता से अचानक फैलती है, जिस कारण भयंकर आवाज उठती है। तो याद रखिएगा, पहला प्रश्न पूछा गया बादल परिणाम है। बादल परिणाम है किसके? तो बादल संघनन के परिणाम है, यानी डी ऑप्शन। बादलों का निर्माण संघनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। जल के गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। पृथ्वी की सतह से काफी ऊंचाई पर वायुमंडल में जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप निर्मित जल कणों या हिम कणों के समूह को बादल कहते हैं। सेकंड प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो सही जवाब है वर्षा स्तरीय, सी ऑप्शन। वर्षा स्तरीय बादल धरातल के अधिक नजदीक पाए जाते हैं। काले रंग के ये घने बादल किसी भी आकार में हो सकते हैं। इनकी सघनता के कारण अंधकार जैसा छा जाता है और वर्षा अत्यधिक होती है। तीसरा है सर्वाधिक ऊंचाई के जो बादल हैं वो कौन से हैं? सर्वाधिक ऊंचाई के बादल कौन से हैं? तो याद रखिएगा पश्चात स्तरीय, यानी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन पश्चात स्तरीय। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल पश्चात स्तरीय हैं। आगे बढ़ते हैं।
देखिए, उपयुक्त विकल्पों में पछाव स्तरीय बादल सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं। ये मुख्यतः 18,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित जलवायु और भूगोल विषयक तथ्यों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित जलवायु और भूगोल विषयक तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है संघनन, दूसरा है उच्च ताप एवं आर्द्रता, तीसरा है पर्वत विज्ञान, चौथा है ऊर्ध्वाधर हवा। आपको बताना है मेघ गर्जन इनमें से किस किस तथ्य के कारण होता है। मेघ गर्जन बताइए इनमें से किस किस तथ्य के कारण होता है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, इसमें जो सही जवाब है आपका तीसरा छोड़कर, पर्वत विज्ञान को छोड़कर, यानी पहला, दूसरा और चौथा जो मेघ गर्जन के तथ्य के कारण होते हैं, यानी सी ऑप्शन। देखिए, मेघ गर्जन तड़ित झंझा की एक प्रक्रिया है। वास्तव में तड़ित झंझा स्थानीय तूफान होते हैं जिनमें ऊपर की ओर हवाएं तीव्र गति से चलती है, बिजली की चमक और मेघ गर्जन के साथ घनघोर जल वर्षा होती है। संघनन के पश्चात मेघ गर्जन के पूर्व बिजली की चमक होती है, जिस कारण तापक्रम अचानक बढ़ जाता है और वायु तीव्रता से अचानक फैलती है, जिस कारण भयंकर आवाज उठती है। अतः पर्वत विज्ञान को छोड़कर सभी का संबंध मेघ गर्जन से है। 5 नंबर है, तड़ित झंझा के दौरान आकाश में तड़ित किसके या किनके द्वारा उत्पन्न होती है? तड़ित झंझा के दौरान आकाश में तड़ित किसके या किनके द्वारा उत्पन्न होती है? पहला है आकाश में कपासी वर्षा मेघों के मिलने से, दूसरा है तड़ित से जो वर्षा मेघों को पृथक करती है, तीसरा है हवा और जल कणों के ऊपर की ओर तीव्र चलन से। बताइए, तड़ित झंझा के दौरान आकाश में तड़ित किसके या किनके द्वारा उत्पन्न होती है? इन तीनों में से बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसके संदर्भ में सही है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है, बताइए, देखिए इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। ठीक है, उपयुक्त में से कोई भी तड़ित उत्पादित नहीं करता। इस प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण में मेघ गर्जन ठंडर को उत्पन्न करने वाले कारकों के बारे में पूछा गया, जबकि हिंदी संस्करण में मेघ गर्जन के स्थान पर तड़ित को उत्पन्न करने वाले कारकों के बारे में पूछा गया है। यहां पर उत्तर जो है अंग्रेजी संस्करण में पूछे गए प्रश्न के संदर्भ में दिया जा रहा है। बिजली के चमकते ही ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, जिस कारण तापमान जो है अचानक बढ़ जाता है और तीव्रता से ये जो है अचानक फैलती है और इसी कारण भयंकर आवाज उठती है। इसे ही मेघ गर्जन कहते हैं। बड़ी बड़ी जल की बूंदों के टूटने के कारण तड़ित उत्पन्न होती है। उपयुक्त में से कोई भी कारक मेघ गर्जन उत्पन्न नहीं करता है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो है पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पछाव मेघ विरलन तकनीक तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय अंतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं? निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पछाव मेघ विरलन तकनीक तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय अंतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, इसका सही जवाब है भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए, यानी डी ऑप्शन। भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए, भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए वैज्ञानिक जलवायु अभियांत्रिकी पर शोध कर रहे हैं। इसमें एक प्रमुख तकनीक पछाव मेघ विरलन तकनीक है। पछाव मेघ जलवाष्प के बर्फीले क्रिस्टल हैं जो भूमि से परावर्तित ऊष्मा को बाह्य अंतरिक्ष में जाने से रोक देते हैं। इन मेघों पर बिस्मथ ट्रायोडाइड या सिल्वर आयोडाइड के छिड़काव से ये बादल विरल हो जाते हैं। विरल होने के फलस्वरूप उनकी ऊष्मा और शोषण क्षमता कम हो जाती है, जिससे भौमिक वितरण अंतरिक्ष में तुलनात्मक रूप से अधिक जाने लगेगा और इस तरह भूमंडलीय तापन कम हो जाता है या हो जाएगा। और इसी प्रकार एक अन्य प्रस्तावित भू अभियांत्रिकी तकनीक के तहत समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय यानी एरोसोल के छिड़काव से एक परत बन जाएगी जो सौर विकिरण को पृथ्वी के क्षोभ मंडल में पहुंचने से पूर्व ही कुछ मात्रा में परावर्तित कर देगी, जिससे पृथ्वी पर कम विकिरण प्राप्त होगा और इस तरह वैश्विक तापन कम होगा। 7 नंबर है, मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती? मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती? तो आपको मालूम है पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं। पृथ्वी के विकिरण को बादल क्या करते हैं? वापस परावर्तित कर देते हैं, जिसके कारण मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें नहीं बनती है। देखिए, ओस बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्थाएं स्वच्छ आकाश, शांत हवा,
उच्च सापेक्ष आर्द्रता तथा ठंडी एवं लंबी रातें हैं। दिन में अधिक तापमान के साथ वायु की जल धारण क्षमता अधिक हो जाती है, जिससे वायु में जल वाष्प की मात्रा यानी आर्द्रता बढ़ जाती है। इसके विपरीत रात्रि में जब तापमान बहुत कम हो जाता है तो वायु की जल धारण क्षमता में कमी आ जाती है, जिससे संतृप्त वायु से अधिक जलवाष्प ठंडी सतह पर बूंद के रूप में द्रवीभूत हो जाती है, जिसे ओस कहते हैं। लेकिन जब रात में आसमान में बादल छाए रहते हैं तो वे पृथ्वी के विकिरण को वापस परावर्तित कर देते हैं, जिससे वायु और सतह गर्म बने रहते हैं। इस कारण दैनिक तापांतर कम होता है और ओस नहीं बनती है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हवाएं के बारे में डिस्कस करेंगे, वायु के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रश्न में या किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।